आप कानों वाला सिनेमा बोलते हो, क्या आँखों से ज़्यादा अब कानों और दिलों पे भरोसा है? कई बार क्या होता है कि आँखें जो है ना, आँखों को धोखा हो लो, जाता है। वो तो बहुत बार होता है। जहाँ कबीरदास का हुँ। लास्ट का वक़्त गुज़रा है, वहीं से एक दोहा निकल के आता है, वो मैंने पूरी ज़िंदगी, पूरे लाइफ़ में वो चीज़ हमेशा याद रखी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, रुत आवे तब फल हो। अभी धर्मेंद्र साहब का इंतकाल हुआ, आज वो आपको याद रह जाएँगे, है ना? क्योंकि वो टैलेंट है ना? वो भी एक आउटसाइडर थे। रामायण से लेके रील्स तक जो कहानियों का कहने का जो सिलसिला है ना, वो कभी बदला नहीं है। आपको क्या लगता है, फ़िल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है या फ़िल्म बनाते रहना ज़्यादा मुश्किल है? कठपुतली काइंड ऑफ है, जैसे राजेश खन्ना साहब ने आनंद में कहा, बाबू मोशाय बिल्कुल। ज़िंदगी लंबी नहीं, मज़ेदार होनी मज़ेदार होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। नसीम जो है ना, वो मेरे दोस्त हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। नसीम मुग़ल। हाँ, नसीम मुगल। उन्होंने एक्चुअल में धुरंधर की हुई थी फ़िल्म और उनको भी नहीं पता था ये रोल लुल्ली डकैत जो है ना, इतना फट जाएगा। अच्छा शादाब भाई, जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो रश्मि देसाई के साथ था और रश्मि देसाई को हम लोग टीवी की क्वीन भी बोलते हैं और एक टाइम था जब हम सब, क्योंकि मैंने खुद उत्तरायण में उनको देखा है, तब से उनको जानते हैं और एक उनका भी बोलबाला था। रश्मि जी तो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, हुँ। बहुत कमाल की इंसान है। वो सपना आपने देखा है ना, तो आपको अपने सपने पे ना बिलीव करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, फिर लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। बट सिनेमा की एक खास बात क्या है कि अगर आप टैलेंटेड हो ना, तो आपको जगह मिलेगा। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल शाहरुख खान, उनसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो शाहरुख खान खुद भी एक आउटसाइडर है। हे माय बॉलीवुडी फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। थोड़े लंबे टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लगभग 2 महीने बाद, अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ तो। लेकिन अब क्योंकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो आप लोग भी मेरे को कुछ नेम्स अगर रिकमेंड करोगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन लोगों तक रीच आउट करूँ और उन लोगों को बॉलीवुडी के मंच पर लेकर आऊँ। फिलहाल तो मेरे साथ आज जो एक शख्सियत है और उनके बारे में इंट्रोडक्शन तो मैं क्या ही दूँ, उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये सिनेमा का जो ये चकाचौंध है, जो इतना शोर है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को इतनी गहराई से, इतनी अच्छे तरीके से रखते हैं कि वो अलग ही चमकते हैं। और जो आज के मेरे मेहमान हैं, सिद्दीकी साहब, भाईजान मैं उनको बोलूँगा, उनको अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कम से कम सिनेमा इंडस्ट्री में उनको लगभग 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस है। एक राइटर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं और सिनेमा को बहुत ही नज़दीकी से भी उन्होंने देखा है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं आज, सिद्दीकी भाई, उनको मैं वेलकम करना चाहूँगा। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। बॉलीवुड पे मिल के बहुत अच्छा लगा और मैं अच्छा हूँ। शादाब भाई, मतलब मैं, जब हमारी बात हुई थी, आपने मेरे को खुद यही बोला था कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो, कम बोलते हो, ज़्यादा इतना घुल-मिल नहीं रहते। तो बॉलीवुड पे आने के लिए येस माइंड कैसे हुआ? मतलब जब कोई सुनने वाला हो और वो जज ना करे, तो बोलने का मज़ा ना बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बात की जाए, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और वक्त भी है। क्या बात है। शादाब भाई, पहले तो मतलब मैं, ये मेरा एक फ़ेवरेट क्वेश्चन होता है, मेरे जो भी गेस्ट होते हैं, मैं उनसे ये ज़रूर पूछता हूँ कि आज वो जो भी हैं और आज से 5 साल, 10 साल पहले वो जो भी थे, वो क्या थे? हर इंसान की एक जर्नी होती है, आज आप जो भी हो, जिस मुकाम पे भी हो, आप वो एकदम से तो नहीं हुआ होगा, उसको नहीं, टाइम लगता है। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरी ऑडियंस हमेशा इच्छुक रहती है वो जानने के लिए उस जर्नी के बारे में, तो प्लीज़ अपनी उस जर्नी के बारे में बताइए। पहले जो था वो अब मैं हूँ नहीं, अच्छा। और जो बनना है उसके मैं रास्ते पे हूँ। तो हाँ, हर किसी की जर्नी होती, मेरी भी जर्नी है। और मैं यूपी संत कबीर नगर से आता हूँ, जहाँ कबीरदास का हुँ। लास्ट का वक्त गुजरा है। तो वहीं से एक दोहा निकल के आता है, वो मैंने पूरी ज़िंदगी, पूरे लाइफ में वो चीज़ हमेशा याद रखी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, रुत आवे तब फल होए। तो पहले तो मैं बॉलीवुड में नहीं था ओके। और 2006 में मैं मुंबई आया। उस वक्त मेरी एज 16 साल की थी और बचपन सबका जैसे नटखट होता है वैसे हमारा भी था, बट थोड़ा एक्सट्रीम में था। तो जिसकी वजह से माँ बाप ने सोचा कि अब बच्चा गलत हाथों में चला जाएगा। उस वक्त का उत्तर प्रदेश भी बड़ा एक क्राइम और ओरिएंटेड हाँ, स्टेट था। ओरिएंटेड स्टेट था, है ना? हर गली हुँ। में बच्चे बच्चे के हाथों में कुछ ना कुछ हुआ करता था। बहरहाल अभी फ़िलहाल अच्छा है। तो 2006 में मैं मुंबई आया और आने के बाद मैं मेरे मामू के पास था और हमारा एक पुश्तैनी काम है। इत्तेफ़ाक से नाना के इधर भी और ग्रैंडफ़ादर के इधर, दोनों के इधर सेम ही काम था।
तो मैं कारपेंटर का काम किया। कारपेंटर का, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो कारपेंटर का काम किया। वहाँ जैसे ही मैंने सीखना स्टार्ट किया मतलब काम, तो फर्स्ट डे था, तो मैंने फर्स्ट डे कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो उन लोगों के लिए एक मिराकल था। उन लोगों को लगा कि ये नहीं कर सकता है, बट मैंने उसमें जैसे ये सनमाइका है ना, ये प्रॉपर क्या होता है, एक कारपेंटर इस प्लाई को काटता है और काटने के बाद इसमें पेस्टिंग करता है, ये सनमाइका यही सेम चीज़ लगा था। तो वो सब काटा वाटा था, काट के उस्ताद मेरा चला गया। और मैंने उसको देखा, मैं बोला कि खाना खाने जाएगा क्या? मैंने बोला नहीं नहीं आप जाओ। तो मैं थोड़ा शर्मा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है बॉम्बे में, एक अलग जैसा लग रहा है। तो मैंने देखा, उसको देखा हुआ था, तो मैंने फटफट उठाया और फटफट करके और उसको चिपका के सब वो आए, तब तक मैंने 20-25 प्लाई ऐसा रेडी करके रख दी जो कट। तो उसको बड़ा ताज्जुब लगा, तो उसने मेरे मामू को फ़ोन किया, बोलता है आलम यार मेरा क्या नौकरी खाने के लिए किसी आदमी को लेके आया हुआ है क्या तू, ऐसा करके इसको काम सिखाने बोल रहा है ऐसा करके, ये तो बहुत मास्टर है। फिलहाल तो मैं 6 महीने में तो मैं कारपेंटर बन गया। नॉर्मली 2-2.5 साल 3 साल लोगों को लग जाता है। तो उसके बाद कारपेंटर काम करता रहा। 1-1.5 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस काम में हूँ ये मेरे लिए बना नहीं है। फिर मैं सोचने लगा कि मेरे लिए क्या बना है। तो मैं बचपन में बहुत फ़िल्में देखा करता था। मैंने बचपन में एक बार चोरी भी की, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो जो मैंने चोरी की थी तो क्या थी, एक टीवी थी, चोरी नहीं कह सकते उसको। जैसे एक ज़माना था वही 2006 के पहले का टाइम था, मतलब उसी टाइम पे टीवी और डीवीडी प्लेयर और ये सब ना भाड़े पे मिला करती थी, अगर आपको याद होगा, सब भाड़े पे लेते थे और देखते थे। तो मैंने दूसरे गांव, मैं और मेरा दोस्त आसिफ है, तो दूसरे गांव से हम गए और वहाँ से भाड़े पे लेके आ गए और 1.5 महीने आराम से फिल्में देखें। फिर वो आदमी आया, फिर मेरे पापा को पता चला, फिर बहुत मारे वार। तो बचपन में वो चीज़ ना मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं सिनेमा देख रहा था, बहुत सिनेमा, करीबन मुंबई आते आते मैंने 1000 से ज़्यादा फिल्में देखी थी, हर तरीके की फिल्में। तो जब ये ख्याल जगा कि मैं किस लिए बनाऊँ, तो उसी वक्त ना मेरे हाथ में एक बुक लगी। उस बुक का नाम था फिल्म इंडिया। और वो जहाँ मैं काम कर रहा था, जहाँ मैं रह रहा था, पनवेल नाम की जगह, वहाँ मेरा दोस्त बना जिब्राइल। जिब्राइल जो है ये ऐसे एक फ़रिश्ते का नाम है, और मेरी ज़िंदगी में उसका घर भी एक फ़रिश्ते की तरह नाम। और फिल्म इंडिया जो बुक है वो मेरे हाथ लगी, ऐसा लगा मुझे जैसे अलादीन का चिराग लग गया। और मैंने लोगों के नंबर देखने चालू किए, फिर मैंने कॉल घुमाना चालू किया, और इत्तेफाक से एक डायरेक्टर ने मुझे उस वक्त बुलाया। उनका नाम था ब्रजभूषण सिन्हा, और बड़े डायरेक्टर हैं। फिर उन्होंने अपने पास बोले क्या करना चाहते हो? मैंने बोला सिनेमा में करना है, कुछ क्या करना है मुझे आइडिया नहीं है। तो बोले मेरे साथ असिस्ट करो डायरेक्शन में। ठीक है। तो मैं जैसे ही उनके पास काम करना शुरू किया, मैं तेज़ था, तो जैसे ही मैं मेरी तेज़ी देखी उन्होंने, तो बोले यार इत्तेफाक से क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें एक प्रोडक्शन कंट्रोलर ईपी होते हैं, हर प्रोजेक्ट के एक ईपी होते हैं जो प्रोजेक्ट को संभालते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो मैनेज कर रहा था ईपी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो उसमें झोल बहुत कर रहा था। मैंने उसके झोल को ना पकड़ लिया और सर को बोल दिया। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा कर रहा है, वो एक का 13 कर दे रहा है। तो बोले यार ऐसा कर, बड़े लोगों का एक खासियत होती है, तो अगर तुमने चोरी बताई ना कि वो बहुत चोरी कर रहा है, तो ताले की चाबी तुम्हारे ही हाथों में दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि उसको बुलाया, बोले इधर आ। बोले यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसको डायरेक्शन में नहीं तुम्हारे साथ जोड़ देना चाहिए, उसको पता भी नहीं। तो मैं प्रोडक्शन का करियर मेरा स्टार्ट हो गया, तो 10 साल वो चला। 10 साल के बाद फिर एक बार लगा कि कुछ सही नहीं है। उस बीच में मैंने सारे जितने बड़े सुपरस्टार हैं आज के टाइम में, उन सबके साथ मैंने कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं मैं जुड़ा रहा। मुझे लगा कि ये सही काम नहीं है, ये बड़ा थैंकलेस काम है, इसमें पैसे तो मिल जा रहे हैं, है ना, और मैं सबके कांटेक्ट में भी आ गया हूँ, मगर जिस काम के लिए मैं ये फिल्म लाइन में आया हूँ ये वो काम नहीं है। फिर मैंने एक बार काम छोड़ दिया। उस वक्त मेरे पास सेविंग थी 35-35 लाख रुपए की, और मैंने बोला कि अब मैं कुछ शुरू करता हूँ। तो एज ए राइटर, आप एज ए जब, डायरेक्टर। जैसे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, हाँ, जैसे आप मुंबई गए, हाँ, नया शहर एकदम, हाँ, हाँ, और काफ़ी यंग एज में आप हाँ, चले गए थे, बिल्कुल। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, हमारा जो बच्चा है वो कुछ ऐसा काम करे जो स्टेबल हम्म, जॉब हो या स्टेबल बिजनेस हो। हाँ, अब ये चीज़ स्टेबल तो थी नहीं, और हाँ, 2006 की बात आप बता रहे हो, हाँ,
तो घर वालों ने एक्सेप्टेंस दे दी, क्योंकि मुंबई जाना इट्स लाइक ये एक एक बहुत बड़ी थाली है, उसके अंदर कुछ मीठा भी है, कुछ कड़वा भी है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस दिशा में चल पड़े हो। ऐसा एक्चुअल में कुछ क्या हुआ? हर किसी के साथ होता है। जैसे हम लोग यूपी से, जैसे मैंने कहा संत कबीर नगर से आता हूँ, तो मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ। और उस वक्त का जो मेरा गांव था वो शायद बहुत रूढ़िवादी एक सोच का था। आज बहरहाल डिजिटल दुनिया होने की वजह से सोच बदल चुकी है। तो उस वक्त लोगों ने बहुत, मतलब जब मैंने कारपेंटर का काम ख़त्म करके और जब सिनेमा की तरफ मैं गया, तो उस वक्त तो सबसे पहले माँ बाप ही राज़ी नहीं हुए। तो 1.5 साल तक तो मम्मी पापा से ही तो मेरी बात नहीं हुई। मतलब एक तरीके से मैं कट ऑफ था। तो मेरे चाचा थे मुझे ढूंढने के लिए, दुबई से आए कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है प्रॉब्लम, मेरी भी लाइफ में हुई है। मैंने भी फुटपाथों पे सोए, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में वो सब जो लोग अपनी अपनी कहानियाँ बनाते हैं, वो सच में रियल में हम लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। और मेरे साथ इत्तेफाक से मैं 3 दिन भूखा था। मैं गौरव, ये बताने वाली बात है कि मैं मंदिर पे सोया हुआ हूँ। उस वक्त महादेव जी का मंदिर है। मैं मंदिर पे सोया हूँ, करीबन एक 3 बज रहा है और रात में सोया हूँ और मुझे भूख लगी हुई है। और नेक्स्ट डे मुझे बसरा स्टूडियो जाना है और मुझे पहला काम मिला हुआ है, मेरी लाइफ में पहला काम मिला हुआ ऐड है। और मैं वो ऐड में गया। तो जैसे ही मैं वहाँ गया, तो रात में क्या हो रहा है, भूख लगी हुई, मैं सोच रहा हूँ कुछ कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो इत्तेफाक से क्या होता है, एक नारियल गिरता है। ये मिराकल है, मेरी लाइफ में मिराकल बहुत बार हुए हैं। जैसे जिब्राइल का एक वाक़या बोला, ये भी एक मिराकल था। एक नारियल गिरता। तो मैं मुस्लिम आदमी हूँ, तो मैं लेफ़्ट देखता हूँ, राइट देखता हूँ, बोला यार ये कहाँ से फेंक सकता है। और बेवकूफ़ भी नहीं है, चारों तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग सब देख रहा हूँ और आने का रास्ता नहीं है ना। सब सेटिस्फाई हो जाता हूँ। फिर मैं एक नारियल जो था उसमें थोड़ा आधा टुकड़े में वो पानी है और आधे के 3 टुकड़े हुए थे। 3 टुकड़े मुझे आज भी याद है। एक टुकड़ा मुझे खाते खाते ऐसा लगा ना जैसे मेरी बरसों की भूख मिट गई हो। और वो पानी पिया और मुझे आज भी उसका एहसास है। आज मुझे भूख लगती है मगर उस तरीके से नहीं लगती। आज मुझे भूख का एहसास है मगर मुझे ऐसा लगता है कुछ तो है मेरे अंदर जो अभी भी मतलब चल रहा है। तो वो एक ताकत है, वो एक आशीर्वाद की तरह मैंने लिया और आज मैं चलते ही जा रहा हूँ। नहीं, काफ़ी अच्छा है, और मतलब काफ़ी सुनने में भी अच्छा लगा। हम्म। और लेकिन जब आप मुंबई गए तो कभी वो आउटसाइडर वाली फीलिंग नहीं आई? जैसे बहुत सारे लोगों को फिर लोग जज करते हैं, ये तो आउटसाइडर है, क्या कर लेगा। देखो क्या होता है कि अब मुझे ऐसा लगता है ना, आउटसाइडर का ना अपना एक मज़ा है। जब अभी अपन दोनों बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कैमरामैन जो देख रहे हैं, जो और अपने साथ में लोग देख रहे हैं, वो इस गेम को ज़्यादा समझ पा रहे हैं, है ना। हम और आप खेल रहे हैं, खेलते हुए हम गलती कर देते हैं, मगर जब हम दूर से देख रहे होते हैं ना तब हमें ज़्यादा समझ में आता है। जब आप एक इंडस्ट्री वाले को बेटे होते हो ना, तब आपके पास ना सब कुछ ना थाली में मिलता है, उसकी आप कद्र नहीं करते हो। That's true. आपकी पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म आपको मोहब्बत में मिल जाती है ना। वो सब कुछ आपके साथ होता है, फिर आपको ना इंडस्ट्री भूल जाती है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ टैलेंट में काम चलता है। आप नॉर्मली आप कौन हो, नहीं, कैसे हो, क्यों हो, ये सिनेमा कभी याद नहीं याद रखता। नहीं रहा। सिनेमा हमेशा टैलेंट याद रखता है। आज किशोर कुमार को याद है, आज मोहम्मद रफ़ी साहब याद है, आज दिलीप साहब याद हैं, आज स्वर्गीय राज कपूर साहब याद हैं। आज वो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, फ़ानी हो चुके हैं। अभी धर्मेंद्र साहब का इंतकाल हुआ, आज वो आपको याद रह जाएंगे, है ना, क्योंकि वो टैलेंट है ना। वो भी एक आउटसाइडर थे, है ना। आउटसाइडर का अपना एक मज़ा है। हमारे पास ऐसे देखे ना तो मेरे पास ज़्यादा तो बहुत सारे करने के लिए ना बहुत कुछ है। जो ये सोचते हैं कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा, मेरे पास कुछ नहीं है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं भाई। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक ताकत दी है ऊपर वाले ने। उस ताकत को आपको पहचानना है। आपने जिस दिन पहचान लिया, गेम उसी दिन से सेट हो जाएगा। और लाइफ में मोटिवेशन सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार ही आता है। बाकी आपको उस मोटिवेशन पे कंटिन्यू करते रहना है। मुझे सिनेमा बनाने का ख्याल एक ही बार आया, अब मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिनेमा जो है ना, ये पेशेंस का गेम है। That's अगर आप बॉम्बे में हो और आपके पास पेशेंस नहीं है, बॉम्बे भाग रही है, लेकिन आप क्या खुद को होल्ड कर पा रहे हो क्या? अगर आपने कर लिया तो आपका गेम। आपके पाले में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। अच्छा शादा भाई, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जब पढ़ रहा था, और तो ये कानों वाला सिनेमा मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो आप कानों वाला सिनेमा बोलते हो, क्या आंखों से ज़्यादा कानों और दिलों पे भरोसा है? कई बार क्या होता है कि आंखें जो है ना, आंखों को धोखा हो जाता है। धोखा।
वो तो बहुत बार होता हाँ है। आपके साथ भी हुआ होगा इश्क में आप भी हारे हुए। तो आँखों में का धोखा हो जाता है, इसलिए कानों पे हमेशा बिलीव। और जो हम कहानियाँ जब कानों से सुनते हैं, आपने कभी बचपन में आपकी दादी नानी ने कहानियाँ सुनाई होंगी, उस वक्त जब कहानियों में ना आपका जो एक खो जाना होता था, आप एक नई इमेजिनरी में चले जाते थे। नॉर्मली जो हम सिनेमा में दिखा रहे हैं ना, वो तो हम दिखा ही रहे हैं, वो तो आप देख ही लेते हो। बट जब हम कानों से आपको सुनाएंगे ना, तब आप कुछ नया देखोगे जो हम दिखाना भी नहीं चाहते, जो आपके अंदर बसा हुआ है। नॉर्मली कैसा है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बहुत भाग दौड़ है, और ऐसे भाग-दौड़ के टाइम में ना आपको कहानियाँ हैं ना, जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कानों वाला सिनेमा बनाया, और हर बार क्या होता है, आर्टिस्ट को बहुत दिक्कत होती है। तो बेसिकली ये आर्टिस्ट कलेक्टिव है। बहुत सारे आर्टिस्ट पूरे हिंदुस्तान से, करीबन 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट, राइटर, नरेटर, डायरेक्टर, एक्टर, वो सब लोग, ऑडियो इंजीनियर, है ना, पोस्टर वाले, वो सब भी इस कैंपेन में, इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और मैंने सिनेमा में काम करते हुए एक चीज़ हमेशा एक महसूस की ना, कि आप फ़िल्में बना तो लोगे, आपके पास पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट हर बार आपके लिए एक नया टास्क रहता है फ़िल्म को रिलीज़ करना, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना, सही डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करना। तो हम लोगों ने, इसलिए मैंने जो फ़ेस किया, इसलिए मैंने कथाघर बनाया आर्टिस्टों के लिए। सब आओ कथाघर में, अपनी कहानियाँ दो, उन कहानियों के साथ एक जस्टिस होगा, आपकी कहानियों को इंसाफ मिलेगा। कानों वाला सिनेमा हमेशा देश और दुनिया को लेके चलने वाली चीज़ है। और बेसिकली कथाघर जो है ना, जैसे आ, रामायण से हम लें, रामायण से लेके रील्स तक, जो कहानियों का कहने का जो सिलसिला है ना, वो कभी बदला नहीं है ना। कहानियाँ कल भी कही जाती थी, कहानियाँ आज भी कही जाती। पहले वो कहानियाँ मंदिर पे ढोलक की थाप पे कटवाचन बनकर गाई जाती थी। बाद में वही कहानियाँ जो है ना, वो दरगाहों पे जो है ना, ढोलक के थाप पे सुर बन के आपके दिमाग में बह रहे हैं। और वही कहानियाँ अब नई जो जेनजी जनरेशन है, वो कथाघर में अपने अपने तरीके से सुनेगी। कभी मेट्रो के सफ़र में कभी स्टूडियो में बोर होते हुए। तो राइट। कथाघर यही है। आपको क्या लगता है, फिल्म बनाना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्म बनाते रहना ज़्यादा मुश्किल है? कि जैसे कि एक बार आपने खाना बनाया या रोज़ किचन में जाके खाना बनाना है? एक्चुअल में क्या है यार, आ, फिल्म जो है ना, फिल्म एक महंगा नशा है। हुँ। ठीक है, नशा जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। और एक बार अगर आपने सिनेमा में या फिल्म लाइन में आपने कदम रख दिया है, तो वापस जाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग पीछे चले गए वो तो कायर थे, है ना। जिनको सिनेमा से प्यार होता है वो हमेशा बना रहता है। उसके लिए कितनी भी मुश्किल हो तो आसान है ना। डर के आगे जीत है। फिर डर खत्म उस दिन जीत खत्म है। मैंने अपने अंदर के डर को जो है ना, विपासना में निकाला। अच्छा, आपने करा हुआ है। वेरी मैंने नाइस। अपने अंदर के डर को, मेरे अंदर भी बहुत कुछ डर था, वो डर सब खत्म हो गया। आपको निकालना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर डर खत्म हुआ, जिसने ज़िंदगी दी उसके बारे में आपको पता नहीं है। कैसे आप वो एक स्पर्म से कैसे एक बेबी बने, और बेबी से कैसे फिर एक बड़े बने, आपको जब पता नहीं है कुछ, आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप बोलते हो कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आप प्रयास करते रहो, है ना। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रयास ही आगे लेके जा रहा है। ठीक है, चलाने वाला कोई और चलाने है, वाला कोई और कठपुतली। है ना। हम सब कुछ कठपुतली काइंड ऑफ है, जैसे राजेश खन्ना साहब ने आनंद में कहा, हुँ। बाबू मोशाय राइट। जिंदगी लंबी नहीं, मज़ेदार होनी मज़ेदार चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यही है। आपका भी एक ये नया पोस्टर भी आया है, एक सफ़ा। हम्म, और ये नाम ज़िंदगी से आया है या कहानी से? और दूसरी चीज़ इसके आगे मैं ऐड ऑन करूँगा, मैंने एक चीज़ देखी इसके अंदर, अभी जो हमारे धुरंधर मूवी के अंदर भी जो हमारे एक एक्टर थे, नज़ीम, हाँ, नसीम नसीम। नसीम नसीम, तो वो भी इसके अंदर हैं, और आपके जो पोस्टर हैं उसके अंदर भी वो हैं। तो ऐसा क्या आपके माइंड में क्लिक हुआ कि आपने सोचा कि आपको नसीम भाई को अपने इस पोस्टर में लाना चाहिए? एक्चुअल में क्या है, नसीम सबसे पहले तो नसीम जो है ना, वो मेरे दोस्त हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। नसीम मुगल। हाँ, नसीम मुगल। और कश्मीर से आते हैं, सूफीज़म का अपना एक गढ़ रहा है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है बॉम्बे में। कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बचा जहाँ उन्होंने दरवाजे नहीं खटखटाए। तो ये उन्होंने एक्चुअल में धुरंधर की हुई थी फिल्म,
और उनको भी नहीं पता था ये रोल लुल्ली डकैत जो है ना इतना फट जाएगा। हम लोग नॉर्मली हर दिन मिलते हैं और चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं। तो एक दिन मैंने एक कहानी, ऐसे नॉर्मली हम दोस्त में हमेशा कुछ ना कुछ कहानी हम डिस्कस करते रहते हैं, उसमें डर नहीं रहता है कि चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। दोस्त है, अब दोस्तों में क्या आइडिया है, हर दिन हमारा दिमाग सुबह से लेके शाम तक इतने थॉट क्रिएट करता रहता है। तो एक थॉट आया, मैंने उनको थॉट डिस्कस किया। तो ऐसे मैंने 4-5 फिल्में उसको कम ज़्यादा सुनाई हुई थी, बस ये वाले थॉट में ना वो अटक गया। बोला यार शादाब भाई चलो इसको फट ना इसको प्लान करो, करते हैं। तो प्लान हो गया, और प्लान हुआ तो हमने शूट कर लिया। बेसिकली ये आइडिया ना ऐसा है कि हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई आता है, आके चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि फिर अगेन वही बात होती है कि आपको पूरी डायरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपका एक सफाई काफ़ी है। उस पे कुछ ऐसा लिखा हो ना जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, या आपको जीने का मज़ा आ जाए। फिर आपको लगे ना कि यार ठीक है यार, बस हो गया है, जो मिल गया ना यही काफ़ी है। तो एक सफ़ा वो है। और लाउडर सिनेमा नहीं है, बहुत मतलब राइट। एक साइलेंट है। फैज़ अहमद फैज़ की पोएट्री पे है, और उसका जो एक स्टाइल है बहुत कमाल का है। उसमें नसीम और प्रीति सूद बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, वो भी हमारी दोस्त हैं। और उन्होंने अभी आश्रम वगैरह, रावती को उर्दू वगैरह कुछ नवाज भाई के साथ कुछ उन्होंने किया, और फिल्में करती रहती हैं। तो मैंने उनसे भी बोला कि हम लोग क्या ये करते हैं क्या, तो हम लोग 4-5 दिन सिटिंग किए साथ में, फिर रिहर्सल हुआ, फिर लोकेशन वगैरह बुक हुआ, फिर शूट हुई। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। नाइस। और अब क्योंकि धुरंधर की बात चल रही है तो भाई आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है धुरंधर को लेके। कुछ लोग बोल रहे हैं ये नफरत फैला रही है मूवी, ये हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर रही है। मैंने भी मूवी देखी है, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। आपका क्या इस पे टेक देखो है? क्या है, सिनेमा को ना सिनेमा ही रहने देना चाहिए। राइट। इसमें ना धर्म नहीं घुसेड़ना चाहिए। सिनेमा क्या होता है कि थोड़ा सच्चा होता है, थोड़ा झूठा होता है, थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा बुरा होता है। एंड ऑफ द डे आज के टाइम में सिनेमा सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है ना? तो आप इतना सीरियस मत लो। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हम बरसों से हम वतन में एक साथ रहते हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता है। छोटे मोटे किस्से हर जगह होते रहते हैं। हम अपने बहन भाइयों में लड़ लेते हैं, अपने परिवार में लड़ लेते हैं, अपने इर्द गिर्द। जहाँ चार थाली होगी वहाँ आवाज़ आएगी। तो थोड़ा बहुत किसी को कभी अच्छा लगता है, किसी को कोई बुरा लगता है ना? तो बहरहाल धुरंधर में अब तक ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी कहानी भी नहीं चल रही है। हम इतने क्यों एक वो हो रहे हैं, मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान की कहानी है, हमारा एक जासूस जाके उधर पे एक अपना एक है ना, एक देशभक्ति फिल्म है। इसको देशभक्ति की तरह लिया राइट, जाए, राइट। इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से मैं नहीं चाहता हूँ कि लेना इसे चाहिए। ना देखा जाए। इसको बिल्कुल। एक देशभक्ति फिल्म है। हमारा बिल्कुल। सोल्जर जाके पूरे पाकिस्तान को हिला के आया है। फिर वो कोई वैसे भी जो है ना, इस्लाम में एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप जिस देश में रहते हो, सबसे पहले आपका देश आता है, उसके बाद आपका धर्म आता है ना? पहले आप अपने देश के रहो, पहले आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आप अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते, तो आप अच्छे धार्मिक भी नहीं हो सकते। चाहे फिर वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो फिर सिख हो, चाहे फिर ईसाई हो, एक अच्छे एक्स वाई इंसान जो बनो कोई भी हो, सबसे है ना? आप अच्छे इंसान बनो। बोलते हैं कि परिवर्तन जो होता है ना वो सबसे पहले खुद के खुद अंदर से। से शुरू होता है। गांधी जी ने इस चीज़ को प्रूव किया, बुद्धा ने इस चीज़ को प्रूव किया, राम जी ने इस चीज़ को प्रूव किया, कृष्ण जी ने इस चीज़ को प्रूव किया, मोहम्मद साहब ने इस चीज़ को प्रूव किया, और हम सब भी उस चीज़ को लगे हुए हैं। हमारे अंदर अगर हम कमियों को ख़त्म करेंगे तो मुझे गौरव के अंदर कोई कमी ही नहीं दिखेगी। फिर मुझे लगेगा कि बिल्कुल। गौरव अपने आप में, क्योंकि अल्लाह ने जो बनाया ना हम सबको जुदा जुदा बनाया है। लेकिन क्या है, एक चीज़ हमारे बीच में कॉमन दी है, इमोशन, है ना? अगर आपके पास इमोशन है तो मैं आपका भी फ़ील कर पाऊँगा और मैं मेरा भी फ़ील कर पाऊँगा। फिर ना तो मैं आपको जज करूँगा, ना तो आप मुझे जज करोगे। आज मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मैंने जैसे शुरू में बोला कि आप मुझे जज नहीं करोगे, इसलिए मैं बोलने के लिए। और जहाँ आपको सुना जाए और आपकी बातों की एक इम्पोर्टेंस रखी जाए। हाँ, उसपे विचार हो, मतभेद हो सकता है ना? वाद-विवाद किसी भी बात पे हो सकता है। देखो मतभेद नहीं 2 होना दुनिया चाहिए। में देखो अभी कोई भी लड़ाई, अगर कोई 2 देश लड़ते हैं आपस में, तो लास्ट में क्या करते हैं? वो एक टेबल पे बैठते हैं, सॉल्यूशन संवाद जो है ना वो एक सॉल्यूशन है।
हिंदुस्तान में संवाद की कमी हो गई है। और संवाद के साथ कि अगर संवाद है भी तो कैसा संवाद है, एक तरफ का है। सिर्फ या तो कोई आदमी बोलना चाहता है ना, सुनना नहीं चाहता। थोड़ा 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 कैसा, आप सवाल कर रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा आप बात कर रहे हैं थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये टॉपिक एक जैसा सिर्फ आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो और लास्ट में आप कोई निष्कर्ष मत लेके जाओ तो कोई फायदा नहीं है ना। हम दोनों अगर बात करेंगे तो हम दोनों के थॉट क्लियर होंगे। बिल्कुल। बस यही है और कुछ नहीं है यार। शादाब भाई, आपने लेजेंडरी डुओ साजिद वाजिद के साथ भी काम किया है। अब सैडली वाजिद भाई तो अब नहीं रहे हमारे बीच में। उनसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, वो जर्नी कैसी रही, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। गौरव भाई, हमारे बीच में अब हमारे एक दोस्त हैं, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। म्यूज़िक से उनका नाम फ़कीर था, ऋषभ टंडन। और ऋषभ भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ऋषभ भाई के जो है वो साजिद भाई भी ऋषभ भाई के गुरु हैं और एक मेंटोर की तरह देखते हैं। और उनके घर पे कई बार उनका आना जाना स्टूडियो में, दोनों का एक दूसरे के पास आना जाना लगा। तो मैं फ़कीर भाई के बहुत सारे गाने मैंने डायरेक्ट किए। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, बोले कि ये एक साजिद भाई बच्चा है शादाब, बहुत कमाल का है। उनका एक स्टाइल था, बहुत कमाल का है और देश दुनिया के बारे में बहुत समझता है, सामाजिक है, ये वो करके ऐसा बात किया। तो उनको भी इंटरेस्ट लगा, क्योंकि जब आपकी पैकेजिंग अच्छी होती है तो माल ख़रीदने वाला अपने आप दिल करता है। तो उन्होंने ऐसा मुझे देखा और देखने के बाद बोले कि तालीम के लिए काम करेगा। तो मैं बोला ऐसा, अपनी बेटी मुस्कान को बोले कि एक शादाब ऐसा ऐसा करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो इसी तरीके से मुलाकात हो गई। फिर मैं तालीम में आना जाना किया। फिर उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट का नाम था चाप तिलक। और बेसिकली वो हज़रत अमीर खुसरो की एक पुरानी एक पोइट्री पे। तो बोले कि इसको बना यार, कुछ कुछ कर सकता है क्या, ये क्या है। तो ऑलरेडी तालीम में काफ़ी डायरेक्टर हैं पहले से ही। तो मैंने बोला कि हाँ भाई कर सकता हूँ, मैं सबसे एंड हूँ। और मुझे सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े लेजेंड के साथ मैंने काम किया। और काम करना एक अलग बात है और काम करते रहना एक अलग बात है। आज भी मेरा रिलेशन वैसे ही मेंटेन है माशाल्लाह। भाई को कभी भी फ़ोन करें तो वो वैसे ही है। तो चाप तिलक जो मैंने दिया ना, तो एक अलग तरीके का गाना, अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडियो में गाने तो लोग बनाते हैं। हमने गाने के साथ ना मेकिंग पेस्ट की, जो सिनेमा में पहली बार है। मतलब नॉर्मली कोई ऐसा नहीं करता है। गाना 4 मिनट का गाना होता है, ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई मेकिंग वेकिंग नहीं दिखाता। बट हमने मेकिंग से शुरू किया और फिल्म बनाया और बनाने के बाद फिर रिलीज़ किया। तो उसमें एक कमाल की चीज़ मैंने साजिद भाई की जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो साजिद भाई की एक कमाल की बात है कि अगर आपने इतना किया है ना तो वो वो आपके इतना लिए इतना वापस करें। करते हैं, है ना। राइट। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना किया तो इन्होंने इतना वापस किया। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसी प्रोजेक्ट में मैंने एक चीज़ देखा कि ढोलक पे एक बंदा बैठा हुआ है और वो बंदा इत्तेफाक से शूटिंग के हमारे जो एक टाइम में, वो टाइम ड्यूरेशन में आया। जैसे नॉर्मली अभी वो एक बच्चा आया और लॉक किया और निकल गया, ठीक है। तो वो बच्चे का वो फुटेज मुझसे ढूंढवाया, बोले कि वो आदमी का फुटेज डालना है ताकि वो बच्चा कल का जो है, उसके घर वाले होंगे, वो बोलेगा मैं साजिद भाई के साथ काम किया है, कल का उसको वीडियो में ढूंढ रहे होंगे। तो मैंने स्पेशली देखा, मैंने मेरे पास एक आधा फुटेज थी सिर्फ, तो वो मैंने मेकिंग से लगाई। तो मैंने देखा कि उनको क्रेडिट देना ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और सिनेमा में लोग क्रेडिट चोर बहुत ओके। हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। कोई किसी को क्रेडिट क्रेडिट नहीं नहीं देते। देता। तो बाकी उनका म्यूज़िक हमेशा अमर है, उनके बनाए हुए गाने सब अमर हैं। और मेरा तालीम के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, मैंने 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए और मैं आज भी तालीम का हिस्सा हूँ और मैं तालीम का ही प्रोडक्ट हूँ। अच्छा शादाब भाई, जो आपका लास्ट काम था, जो लास्ट प्रोजेक्ट था, वो रश्मि देसाई के साथ था। और रश्मि देसाई को हम लोग टीवी की क्वीन भी बोलते हैं। और एक टाइम था जब हम सब, क्योंकि मैंने खुद उतरन में उनको देखा है, तब से उनको जानते हैं। और एक उनका भी बोलबाला था, जुदा होना है, यही आई थिंक गाना था जो आप लोगों ने उनके साथ किया। तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और रश्मि जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? रश्मि जी को सबसे पहले तो नमस्कार। रश्मि जी तो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, हम्म। बहुत कमाल की इंसान है, बहुत चुलबुली हैं और मतलब फ़न लविंग हैं। और सेट का माहौल बिल्कुल वैसा रखती हैं, एकदम ताज़ा रखती हैं।
और मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी एक स्टार के साथ मैंने काम किया। मैंने जितने भी काम किए लगभग लगभग उसमें कोई ना कोई स्टार ही रहा है। लेकिन सबके थोड़े थोड़े अपने कुछ ना कुछ रहते हैं, मगर रश्मि का बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। और जुदा होना, एक्चुअल में ये गाना अल्तमस फरीदी ने गाया, और मेरे दोस्त हैं मिराज भाई, उन्होंने ये गाने के लिए मुझे पिच किया था। तो मिराज भाई बेसिकली एडिटर हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी काम किए हुए हैं। आजकल वो शायर भी हैं, शायरियाँ भी बोलते रहते हैं। तो बहरहाल, तो अल्तमस भाई का ये गाना था जुदा होना। और जुदा होना जब मैंने गाना सुना, तो गाने के जो एक लिरिक्स होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में ना कई कोई ना कोई एक टाइम, एक फेज़ होता है जिसमें दिल टूटा होता है, हम्म। उस टाइम आपके ख़्यालात होते हैं। और इत्तेफाक से जो है कि उन्हीं ख़्यालातों से ये पैदा हुआ। जब हम लोग स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे थे, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। अल्तमस भाई ने बोले यार ऐसा गाना करना है ना, रश्मि साथ में है, वीनस है साथ में, और वीनस का गाना है, बहुत बड़ा गाना है ये वो करके। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल, हर गाना एक बड़ा होता है, अपनी किस्मत देखिए। तो बोले नहीं सादाब, ये बहुत बड़ा गाना है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैं, मिराज भाई और मिल के हम लोगों ने कहानी पे काम करना शुरू किया। तो अभी जो कहानी है वो 4 कहानियों के बाद वो कहानी आई। तो नॉर्मली हम आइडिया बनाते थे, रिजेक्ट कर देते, आइडिया बनाते थे, रिजेक्ट कर देते। बट जुदा होना कोई भी बनाएगा, एंड ऑफ द डे वैसा ही कुछ बनना है, क्योंकि उसमें वैसी ही कुछ चीज़ें हैं। ओके। हाँ, तो जुदा होना मतलब अच्छा गाना है, अच्छा। बेहतरीन गाना है। हाँ, लेकिन क्लासी गाना बनते बनते रह गया है वो थोड़ा सा, क्योंकि ओके। कमर्शियल है बेसिकली, है ना। मेरी लाइफ में ऐसा एक ही बार मौका आया था, जो मैं तुम बिन बना रहा था। उस टाइम में रीम समीर और अभिषेक निगम टीवी के दोनों बड़े कलाकार हैं। तो पलक मुच्छाल ने गाना गाया था, पलक के भी बहुत दिल के करीब था वो गाना, मुझे मिला जब मैंने वो गाना किया तुम बिन। तो वो गाने में एज ए डायरेक्टर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ बनाया है। आज भी जब मैं उस गाने को देखता हूँ, उसके जो एक एक शॉट है, एक एक जो उसका एक, बहुत कमाल का, बहुत मज़ा आया। ओके। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा शादा भाई। अब क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है, तो अब मैं कुछ वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरे अपने भी हैं और जो मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है। फ्रेंड्स, अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। तो हम, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले जब आप आए, इसके बारे में आपने बताया कि ग्राउंड रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है। आपने भी ये चीज़ फील करी कि ग्राउंड रियलिटी वाकई में बहुत डिफरेंट होती है, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए। देखो, मैं एक इस पे एक लाइन जोड़ूंगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। सबसे पहले तो आपको सपना आपने देखा है ना, तो आपको अपने सपने पे ना बिलीव करना पड़ेगा कि ये मेरा सपना ना बहुत स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मैं कर दूंगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, फिर लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। बाकी हर इंडस्ट्री में ना परेशानी है, प्रॉब्लम है ना। बट सिनेमा की एक ख़ास बात क्या है कि अगर आप टैलेंटेड हो ना, तो आपको जगह मिलेगा, है ना। उसके एग्ज़ाम्पल नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उसके एग्ज़ाम्पल मनोज वाजपेयी हैं, उसके सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान हैं। उनसे बड़ा कोई एग्ज़ाम्पल है ही नहीं। अगर आप बोलोगे तो शाहरुख खान खुद भी एक आउटसाइडर है ना, दिल्ली से। आज जहाँ हम रिकॉर्ड कर आजकल रहे हैं ये लोग ना शो, टैलेंट, नेटवर्किंग और आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग या पैसा, ये सब के ना इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं। और क्या ये सब चीज़ें आज की तारीख में, को लगता है, मैटर करती हैं कि आप, हम दो लोग हैं, आप में से ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग मुझसे कम है, कहाँ मिलेगा आपको? देखो क्या है ना कि अगर लाइफ टाइम चलना रहेगा ना, तो आपको टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी आपको एक आधा दो ब्रांड या एक आधा दो कुछ काम करना है, तो आपको फिर सोशल मीडिया का जो पावर है उस पावर के साथ, लेकिन लंबा काम हमेशा टैलेंट से ही मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क हाँ, जितना ज़्यादा अच्छा रहता है लाइफ में उसका, अगर नेटवर्क नहीं हो तो आपको पता है कि इरफान भाई ने कहा था कि लोग गेम खेलने लगते हैं, है ना। बिल्कुल। ज़िंदगी में भी और मोबाइल में भी, तो नेटवर्किंग ज़रूरी है। और अगर हम आज के टाइम में बात करेंगे, तो जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है, तो इंडस्ट्री को उसका रियल सपोर्ट मिलता है या फिर जो कमर्शियली सेफ प्रोजेक्ट होते हैं वो ही पुश होते हैं? देखो क्या है, अगर कोई एक तरफ जाएंगे ना तो बोलना बेईमानी होगी। हाँ,
आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको जगह मिलती है, भले ही लेट मिलती है। हाँ यार, सिनेमा में भी ऑफिसों के जैसे सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगते रहते, सिनेमा में भी ऐसे चप्पल चप्पल आपके घिस जाते हैं। मेरे भी कई बार घिसे। मेरा लास्ट जूता, मैं आपको गौरव भाई बता रहा हूँ कि मेरा एक जूता है, वो मैंने एक जूता ना, जैसे धड़कन में सुनील शेट्टी ने संभाल के रखा हुआ है ना, वैसे मेरा एक जूता है, मैंने वो संभाल के रखा हुआ है। मेरे उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने अंदर में लो फील करने लगता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ यार हो गया है ना, तो वो जूते को देखता हूँ और वो जूते से मेरा ख्याल आता है कि यार ये बहुत, इसने ना मेरा बहुत साथ दिया है। और वो जूता मुझे याद दिलाता है ना, तेरे को अभी भी मेहनत करना है, अभी ना बहुत बाकी है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में ना हर वो चीज़ से ना थोड़ा थोड़ा सीखता रहता हूँ। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बढ़िया। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, हम्म, उनके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है? फंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या विजिबिलिटी? देखो क्या है कि फंड मिल जाएगा तो फिल्म बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी तो भी डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा पैसा भी मिल तो जाएगा। विजिबिलिटी बन जाएगी, विजिबिलिटी बन जाएगी तो उस पैसा भी। कंटिन्यू के लिए वो पैसा आ जाएगा, करते रहो काम। और जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आपको लगता है जेन्युइनली इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम दी है या बस कंपटीशन और बढ़ गया है? अब जब फ्रीडम दिया जाता है ना तो कंपटीशन अपने आप आ जाता है। हम्म। आपको भी वही काम करने की आज़ादी है, मुझे भी वही काम करने की आज़ादी है, तो कंपटीशन अपने आप आ जाएगा ना। आपकी खुद की फील्ड में कितना कंपटीशन आ चुका है, कितने सारे पॉडकास्टर आ चुके हैं आज के। हर एक्टर एक पॉडकास्ट अपना खुद का चालू कर लिया है, उसे लगने लगा है कि हमें करना चाहिए, है ना, तो आज कर रहे हैं। तो पॉडकास्टर के लिए भी अपना जैसे है वैसे सिनेमा में भी। और कंपटीशन नहीं होना तो फिर मज़ा नहीं मजा ही आता है नहीं गेम आता। का। जब आप हारते हो ना तो जीत का मज़ा ना अपने आप आता है। आपने क्या बोला था, थाली और मीठा, बड़ी थाली है, उसके अंदर और मीठा भी है, तो कड़वा भी है। कड़वा भी है। तो मुंबई ने ना पूरी एक थाली तो दी है, थाली के साथ कड़वाहट भी है और मिठास भी है। तो जब आप कड़वी चीज़ों का सेवन करते हैं तो मीठे का ना अपना एक मज़ा बड़ा मज़ेदार है। जब आप इंडस्ट्री में आए, सबसे बड़ा झूठ क्या लगा आपको? सबसे बड़ा झूठ क्या लगा कि, झूठ क्या है, कैसे क्या, झूठ तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कैसा है, कैसा इसको शब्दों में कैसे बयां करें मगर ये है कि जैसा सिनेमा जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा है नहीं, वैसा है नहीं, वैसा दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, मगर अगर आप निरंतर प्रयास करते हो तो कुछ बात बन सकती फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ना, आप लोगों को लगता है जब आप लोग रील देखते हो, वीडियोस देखते हो, बड़ा चौकाचौंध लगता है कि भाई बड़ा है। ग्लैमरस लगता है, बट एक्चुअल में कहते हैं ना, जो चीज़ जैसी दिखती है उसके पीछे बहुत मेहनत, एक बहुत बड़ी टीम होती है, तब अब जाकर आप वो जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों तक डिलीवर होता है। आज धुरंधर जैसी फिल्म को बनाने के लिए भी कम से कम नहीं नहीं करके अगर एक टीम वर्क में देखें तो लाख लोगों की टीम बिल्कुल, कम ज़्यादा तो बिल्कुल। होगी ही होगी, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े मिला के। अभी लास्ट में एक मेरा छोटा सा फेवरेट रैपिड फायर राउंड। ठीक रेडी है। हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन? इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट कहाँ ढोते फिरते रहोगे हम, अपनी कोई स्क्रिप्ट है क्या, नहीं है स्क्रिप्ट, बोल रहे हैं ना, तो इम्प्रोवाइज ही हो रहा है सब चीज़ें, तो ठीक इम्प्रोवाइजेशन है। जिंदगी से ही निकलता है हमेशा। ट्रेंडिंग या टाइमलेस? टाइमलेस, टाइमलेस। ट्रेंडिंग क्या है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और टाइमलेस जो है वो लाइफ टाइम है। आज दिलीप साहब को हम लाइफ टाइम याद करेंगे, धर्म जी को लाइफ टाइम याद करेंगे, देवानंद साहब को लाइफ टाइम याद करेंगे, सही पकड़े है ना, हो। बिल्कुल। अवार्ड या अनजान लिसनर का मैसेज? अवार्ड क्या होता है कि वो आपके ऐसे सेल्फ पे रखा हुआ धूल खाता है, और मैसेज जो होता है जब आपके वो कानों में पड़ता है तो गुदगुदाता है, वो कई बार आपको ऐसी एनर्जी दे जाता है कि, और जब आप टूटते हो तो वो मैसेज आपको हमेशा एक रिमेम्बर रहता है। कैमरा या माइक? माइक। कैमरा है, क्योंकि कैमरा मैं सिनेमा से जुड़ा हूँ, कैमरा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर माइक इसलिए है कि मैं माइक कभी भी जेब में लेके घूम सकता हूँ और कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, बात करते रहता हूँ। तो माइक ज़रूरी है, क्योंकि कानों वाला सिनेमा आ रहा है, कथाघर। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। रिस्क या सेफ रहना? आ रिस्क, क्योंकि जब आप सेफ में खेलते हो तो आप थोड़े थोड़े करके मरते हो, जब आप रिस्क लेते हो तो एक बार में जान जाती है लेकिन दर्द कम होता है।
इस पॉडकास्ट से कोई एक मैसेज या एक टेक जो मेरी ऑडियंस को लेकर जाना चाहिए। बस लाइफ में चलते रहना है, जीना इसी का नाम है, और कुछ नहीं। चलते रहो, चलते रहो। और आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड ऐसे तो आ, मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। और क्योंकि सबसे पहली बार मैंने जो लिट्टी खाई थी वो अपने दोस्तों के साथ खाई थी, और मेरे दोस्त सुनील ने बनाई थी, मुझे आज भी याद है। तो वो जहन में मेरे ना दोस्ती वाला फूड है। और जब भी मैं बॉम्बे में अपने गांव के दोस्तों को मिस करता हूँ तो लिट्टी चोखा ज़रूर खाता हूँ। तो लिट्टी चोखा मेरा बहुत फेवरेट है। जाते जाते कुछ मैसेज या कुछ बोलना चाहोगे मेरी बॉलीवुड ऑडियंस के लिए? आ, ज़िंदगी एक तमाशा है, इसके मज़े लो। क्या बात है। बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शादा भाई, और आपने अपनी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं पर्सनल बस आपके बारे में इतना ही कहूँगा कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ज़बरदस्त रहो, और हर दिन अपनी सांसों को पहचानते रहो, और इंसान बने रहना है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके आप जो नए नए लोगों से, क्या होता है कि फिर ये अगेन लास्ट बड़ा हो जाएगा लेकिन कर देते हैं कोई नहीं, आप कि बोलिए। क्या होता है कि जब हम सफ़र करते हैं ना, तब हमें बहुत कुछ बोलते हैं कि किसी को अगर जानना है तो सफ़र में सफ़र उसके साथ अच्छा। करो और मज़ा आ जाएगा। वैसे किसी को जानना है तो उसके साथ बात करो, है ना, तो मज़ा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो काम आप कर रहे हो, हर दिन ना आपको नए नए लोगों से, जैसे आज आपने मुझसे बात की, कल किसी और से बात करेंगे, इससे पहले किसी और से बात किया, आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और आप समाज में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो आपके लिए यही है, और चैनल के लिए भी चैनल को लोग लाइक करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें। कमेंट करें, और प्यार लोगों दें। में शेयर करें। शेयर। और ख़ास बात यह है कि जब आप कमेंट करें ना, तो आप सिर्फ दिल और हार्ट ना बोलें, आप वो चीज़ें लिखें ना जो आपको महसूस हो रही है। क्योंकि हमें ना हमेशा सच बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम झूठ बोलते बोलते ना एक दिन इतने फंस जाते हैं ना कि सच भी हमें झूठ लगने लगता है। जब सच हमारे पास आता है तो हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुकी रहती है। तो सच पकड़ के रखो। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ से भी एग्री करोगे क्योंकि ना हर चीज़ में ना बहुत मेहनत लगती है। ये चीज़ आप समझते होगे या शायद फील कर सकते हो, तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन जेन्युइनली एक बार आप जब हमारे इस पूरे कॉन्वर्सेशन को सुनोगे, आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज होगा जो आप लेकर जाओगे, जैसे कि शादा भाई ने भी बोला। और आपका जो भी जेन्युइन फीडबैक हो, जो भी आपको लगता हो, जो हमने बात करी है, आप उसको देखना और कमेंट करना, हम दोनों उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा, अंत में यही बोलना चाहूँगा आपसे बात करके शादा भाई, क्योंकि आपने जो अपनी जर्नी के बारे में बताया, हमने कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड बात करी, तो जो न्यू कमर्स भी हैं वो मुझे लगता है कुछ ना कुछ टेक अवे इसमें से ज़रूर लेकर जाएंगे। हाँ, 100%। उनके लिए बस एक ही चीज़ है कि लगे रहो। Okay. लगे रहने से होता है। और लास्ट में एक बात है कि आपसे मुझे मिलाने के लिए मेरा एक ख़ास दोस्त लोकेश, उसने आपसे इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे मतलब क्रेडिट देने की आदत है। तो बिल्कुल। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर वो मुझे आपसे मिलाता नहीं तो मैं आपके बारे में जान भी नहीं पाता कि आप कौन हो। मिलके अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। एंड सो फ्रेंड्स, येस, एट लास्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बॉलीवुडी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू सो मच।